इसीलिए। हाँ, उसी से ही करिए आप। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय के योग विभाग के तत्वाधान में होने जा रही इस वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गुरु सत्ता के चरणों में नमन बंदन करते हुए भूतपूर्व सचिव स्वर्गीय ओम अवतार जी की सूक्ष्म उपस्थिति व प्रबंधन समिति एवं आदरणीय प्राचार्य जी के संरक्षण में इस वेबिनार का आयोजन होने जा रहा है। आज का हमारा विषय है अंडरस्टैंडिंग जेंडर। इस विषय प्रवेश कराने हेतु और मुख्य वक्ता जो है आज हमारे अतिथि महोदय हैं, उनके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ समाज शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कनकलता सिंह मैम का। कनकलता सिंह मैम।
हो गया? हाँ हो गया, हो गया। नमस्कार। इस वेबिनार में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट, शिक्षिका बहनें, शिक्षिका बंधु, छात्र छात्राएं जुड़े हैं, उन सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। आज हमारे बीच हमारी अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर दीप्ति जौहरी मैडम, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, बरेली कॉलेज बरेली से उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीप्ति जौहरी मैम पहले भी अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित कर चुकी हैं और आशा करते हैं कि आगे भी वे हमें अपना अमूल्य समय देकर हमें अपने विचारों से लाभान्वित करती रहेंगे। दीप्ति जौहरी मैम के बारे में हम बस थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मैम की 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पठन पाठन कार्य में मैम हमेशा लगी रहती हैं। 20 रिसर्च पेपर भी उनके पब्लिश हुए हैं और बहुत सारे अतिथि व्याख्यानों में भी प्रतिभागिता किया है मैम ने। उनकी जो मुख्य पुस्तक है वो स्पेशली एक पुस्तक जेंडर पे ही है, जिसपे वो आज बात करना चाह रही हैं हम सभी के बीच। दरअसल जेंडर एक ऐसा मुद्दा है जिसपे अगर बात किया जाए तो कभी भी खत्म नहीं होगा। खत्म होने की बात यह है कि भगवान ने अगर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष के रूप में ही प्रकृति ने नर और मादा के रूप में ही जन्म दिया है। अगर हम सेक्स, लिंग, जेंडर इन सभी की बात करें तो मनुष्य 2 रूपों में जन्म लेता है। रेयरली तीसरा रूप जो थर्ड जेंडर की हम बात करते हैं, नपुंसक या हिजड़ा, सरकार ने अब उन्हें भी मान्यता दे दी है। लेकिन यह भेद कहाँ से शुरू होता है स्त्री और पुरुष की? हमारे सामाजिकरण से। जब हम सामाजिकरण की बात करते हैं तो सामाजिकरण किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा और आसपास के माहौल के द्वारा। तो जब मनुष्य समाज में औरत और मर्द को किस रूप में देखता है, उन्हें कैसी भूमिकाएं देता है, उसके किस तरह के अधिकार देता है और किस तरह के संसाधन देता है, किस संसाधनों पर उसका पूरा अधिकार है, किस पर पूरा अधिकार नहीं है, और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है और किस तरह की उनकी मानसिकताएं उनको सिखाई जाती है। बहुत एक छोटा सा उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे कि जब लड़की पैदा होती है तो हम सभी के मन में वो खुशी नहीं होती जो लड़का पैदा होने पर होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसके रहन सहन, उसके खान पान सभी में बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन हम यह कहेंगे कि समय के साथ परिवर्तन आया है, शिक्षा के साथ परिवर्तन आया है, लेकिन अभी वह परिवर्तन पूरे तौर पे नहीं आया है। आज भी 70% जनसंख्या जो गांव में रहती है, आज भी लड़के और लड़की में बहुत ज्यादा डिफरेंस करती है। अब बात आती है कि जेंडर, तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व, उसके अंदर जिस तरह के गुण डाले जाते हैं, व्यक्ति का व्यवहार और उसकी मानसिकता उसी तरह बदलती जाती है और परिपक्व हो जाती है और आगे चल करके उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बहुत पुराना तो नहीं, लेकिन 1968 में रॉबर्ट स्टोलर ने अपना, एक मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अपने 85 मरीजों पर शोध किया और उनका अध्ययन का जो केंद्र बिंदु था सेक्स और जेंडर के बीच का अंतर। समझिए कि सेक्स और जेंडर दोनों एक चीज हैं, फिर भी उन्होंने उन दोनों के बीच का अंतर जानने के लिए स्वतंत्र पक्ष पर उन्होंने अध्ययन किया। अपने 85 मरीजों को जो बीमार थे, जो उनके पास उसके लिए आते थे दवा के लिए, उन्होंने देखा कि अधिकतर मरीजों ने उस बात पे चर्चा की कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व ये 2 अंतर हैं जो जेंडर और सेक्स में अंतर करते हैं। वहीं से शुरुआत होती है। 1970 के आसपास आते आते समाजशास्त्री एना ओकले ने अपनी पुस्तक की आगाज करी, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, और उसकी जो चिंतन की आगाज थी वहीं से शुरुआत होती है जेंडर की। फिर उन्होंने ये बताया कि जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, जो स्त्रीत्व व पुरुषत्व के गुणों को गढ़ने के लिए सामाजिक नियमों और कानूनों का निर्धारित करती है, वो सामाजिक नियम बनाती है कि तुम स्त्री हो तो तुम्हारे ये कार्य हैं, तुम पुरुष हो तो तुम्हारे ये कार्य हैं। यहीं से हमारे समाज में विभेदीकरण शुरू होता है और
आज जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सब यही कारण है कि हम बचपन से ही पुरुष और स्त्री के भेद बीच जो करते हैं वहीं से, और आज इतने नारी आंदोलन, नारी विमर्श, सशक्तिकरण जैसे इतने आंदोलन और मुहिम चलाए जा रहे हैं। क्या कभी हमने सुना कि पुरुषों के लिए कोई आंदोलन चलाया जा रहा है? कारण पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ पे इतनी ज्यादा महत्ता पितृसत्ता को दी जाती है, वहां पे ऐसा होना संभव है। लेकिन परिवर्तन शुरू हुआ है, परिवर्तन जरूर होगा। आने वाले दिनों में परिवर्तन पूर्णतः होगी, जिसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार अवश्य मिलेंगे। इसी के साथ मैं दीप्ति जौहरी मैम को पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वह स्क्रीन पर आए और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। दीप्ति मैम, स्क्रीन आपको हम शेयर कर रहे हैं। गरिमा, गरिमा मैम, गरिमा मैम, आई होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी को। साहू राम स्वरूप महाविद्यालय की प्राचार्य, सचिव, उप सचिव, आदरणीय कनक मैम, गरिमा मैम और जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार और सुप्रभात। लेक्चर्स की सीरीज आपका कॉलेज बहुत हमेशा से इसमें सक्रिय रहा है, और चाहे कितनी भी आपदा हो, महामारी का वक्त हो, लेकिन ये बहुत ही प्रशंसनीय है कि आप लोगों ने हमेशा सुनने, पढ़ने और सुनने की कंटिन्यूटी को बरकरार रखा है। तो इसके लिए आप सभी लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और जैसा कि कनक मैम ने बहुत ही अपने परिचय में दरअसल एक भूमि तैयार कर दी मेरे लिए, अब सब कुछ बहुत आसान हो गया है। और अब मैं और क्या बोलूं, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, और ये एक कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बहुत जानते हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें हमें कुछ करना है या हमें कुछ और पढ़ना है या जानना है। तो दरअसल जो अध्ययन, मनन और पठन पाठन की जो प्रक्रिया है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा जीवन है वो उससे अलग है। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जब भी हम अपने क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं या कुछ ऐसी चीज उन्हें बताने का प्रयास करते हैं जो अमूर्त होती है, तो वो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। और जो चीजें हमें हमेशा आसपास दिखती रहती हैं और विजिबल होती हैं, और अगर हम उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से उसको जोड़ पाते हैं तो वो उसमें बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीजों के ऊपर आज मैं ध्यान आकृष्ट करूंगी। मैं कोई बहुत कठिन बात नहीं करने जा रही, जैसा कि मैडम ने कही दिया कि ये बहुत ही साधारण बात है। दरअसल कुछ चीजें इतनी साधारण होती हैं कि हम उन्हें नोटिस करना बंद कर देते हैं। जैसे कि हर जगह हमें लड़के लड़कियां खेलते हुए दिखते हैं, स्कूल में दिखते हैं, घर में दिखते हैं, प्लेग्राउंड में दिखते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखते हैं। और उनको अगर हम निरीक्षित करें या ऑब्जर्व करें तो हम ये देख सकते हैं कि लड़के और लड़कियों में कुछ मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। जैसे लड़के अत्यधिक शरारती और बहुत नियंत्रण करने वाले, डोमिनेटिंग और आक्रामक टाइप से दिखाई देंगे। लेकिन इसके विपरीत हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो लड़कियां होती हैं, उनको अगर हम कोई कुछ कहें, उनसे हम कुछ कहें तो वो मान लेंगी और थोड़ी शर्मीली होंगी और सबमिसिव होंगी, आज्ञाकारिणी होंगी। तो ये सब अंतर नोटिस करने की हमारी आदत ही है। और हम नॉर्मली कहते हैं कि ये लड़कियां हैं तो शांति बैठी रहेंगी और लड़के तो शैतानी करते ही हैं, और इनको किस तरह से वो किया जाए, और ये तो इनकी प्रकृति में है। तो जो ये शब्द प्रकृति है,
ऐसा ही होता है, दे आर born that way, boys and girls are born that way, boys are born with कहना चाहिए with a strength, with the autonomy, with a dominating behavior, जबकि लड़कियां तो थोड़ी सबमिसिव और थोड़ी सी शर्मीली ही ऐसे ही पैदा होती हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगी। एक चीज होती है प्रकृति, और जो भी चीज प्रकृति होती है, जो भी चीज प्राकृतिक होती है, हमको लगता है कि उसमें कुछ भी परिवर्तनीय नहीं है, और ये सच भी है। प्रकृति ने जो है हमें जो कुछ भी दिया है, इट इज गिवन। इसमें मानव जाति का, इसमें लोगों का, मनुष्यों का, उनके व्यवहारों का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ये समझना चाहिए कि क्या चीज प्राकृतिक है और क्या चीज प्राकृतिक नहीं है। तो जहां हम मेल फीमेल की बात करते हैं, स्त्री पुरुष की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं, मेल और फीमेल, इट इज गिवन, इट इज बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड। ये जो है वो जैविक निर्धारण है। जैविक निर्धारणवाद के तहत जो है, ये एक बहुत अच्छा सा शब्द है, जैविक निर्धारणवाद। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखें कि हमारा देखने का नजरिया क्या है। हम प्राकृतिक चीजों को इसी तरह से, जिस तरह से प्रकृति हमें देती है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स आर गिवन, ये प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। और जो जैसे ही शिशु जन्म लेता है, तो ये निर्धारित हो जाता है कि वो किस सेक्स का है, वो मेल है या फीमेल है। परंतु उसके बाद जो कंडीशनिंग शुरू होती है, उसके लालन पालन की प्रक्रिया होती है, जिस तरह से मैडम ने बताया, जैसे वेलकम किया जाता है, जिस तरीके से घर में ये जैसे ही ये डिटरमिन होता है कि वो मेल है या वो फीमेल है, तो जिस तरह के रिएक्शंस आते हैं फैमिली के, सोसाइटी के, वो सब जो है वो प्राकृतिक नहीं है ना। प्रकृति जो है वो सेक्स है, मेल और फीमेल के रूप में, जो कि बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है, जो कि जैविक रूप से निर्धारित है। इस पर कोई वो नहीं है कि कौन सा बच्चा मेल पैदा होगा, फीमेल पैदा होगा। और लेकिन ये जरूर है कि उसके प्रति समाज का, लोगों का किस तरह का व्यवहार रहेगा। तो जैसे ही घर में छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, जैसे ही घर में कोई मेल चाइल्ड पैदा होता है, तो खुशी मनाने का रिवाज है, थाली से चम्मच बजाने का रिवाज है, इस तरह की ध्वनि की जाती है कि हाँ, यू आर बीइंग वेलकम। वेयरएज वी सी कि कहीं कहीं ऐसा रिवाज होता है जहाँ लड़कियां पैदा होती हैं तो कुछ भी नहीं, एकदम से शांति छा जाती है, और कहना चाहिए कि कहीं कहीं मिट्टी का घड़ा उसको फोड़ दिया जाता है कि तुम मिट्टी हो, मतलब इट सिग्निफाइज कि तुम्हारी वर्थ जो है वो एक मिट्टी की तरह है, और तुम्हारा कोई मोल नहीं है। तो ये जो एक कंडीशनिंग का आरंभ चाइल्ड बर्थ से हो जाता है, इस कंडीशनिंग का कुछ जरूर जेंडर से लेना देना है। बाकी जो है, अधिकतर लोग सेक्स और जेंडर दोनों शब्दों को एक जैसा ही समझते हैं, प्रयुक्त करते हैं, और कहते हैं इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ये एक हेजिटेशन है, डिस्कस क्या करना है, मतलब कोई चीज इतनी प्राकृतिक है और इतनी नेचुरल है, हम उसे डिस्कस ही क्यों करें। मतलब व्हाट इज देयर टू बी डिस्कस्ड, ऐसी कोई बात ही नहीं जिसको डिस्कस करना। ये तो ईश्वर ने, ये तो प्रकृति ने बनाया है, स्त्री और पुरुष को भिन्न बनाया है, उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका शारीरिक संरचना अलग है, उनके शारीरिक गुण अलग हैं, उनमें अलग प्रकार की शक्तियां हैं, तो फिर वो तो है ही अलग। परंतु उनके अलग होने से, प्राकृतिक रूप से अलग होने से, बायोलॉजिकली डिफरेंट होने से, ये बिल्कुल निश्चित नहीं हो जाता कि आप उनसे अलग अलग मनुष्यों की तरह व्यवहार करेंगे। किसी भी स्त्री या पुरुष को सेक्स के आधार पे मानव के जो मूलभूत अधिकार हैं, जो उनको सुविधाएं मिलनी है या जो अवसर मिलने हैं, उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब हम ये बात कहते हैं, जब हम कहते हैं कि नहीं, हम स्त्री को भी मनुष्य मान रहे हैं, पुरुष को भी मनुष्य मान रहे हैं, वहीं से
सारी बातें शुरू होने लगती हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो समान ही मानते हैं, बल्कि ये जो फितूर है अलग अलग मानने का, ये जो है वो फेमिनिज्म की देन है, स्त्रीवादियों की, बाहर से आया है। यहाँ नहीं होता, यहाँ देवी माना जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, सुना है ना सभी ने। तो अभी हम उसकी भी बात करेंगे। मुख्य बातें यही है कि अभी जो मैं कह रही थी कि ये चीजें इतनी नेचुरल हैं, इतनी दिखाई देती हैं कि हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ डिस्कशन की आवश्यकता है, बिकॉज दे आर डिफरेंट, दे आर बायोलॉजिकली डिफरेंट, तो दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंट। यहाँ जो ट्रीटमेंट से संबंधित बात आती है, यहाँ जो उनके प्रति हमारा रवैया है, जो नजरिया है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, उसको कहीं ना कहीं देखे जाने की जरूरत है। यही से विमर्श का आरंभ होता है। जो मैम ने कहा कि नारी विमर्श, ये कोई एक वो नहीं है कि आज उठा आंदोलन और शुरू हो गया। इसकी अपनी फिलॉसफी है, इसका अपनी हिस्ट्री है, अपना इतिहास है। कई उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए, कई लोगों ने अध्ययन भी किया, और इसकी एक पूरी सीरीज है, पूरा एक इतिहास है कि ये कहाँ से शुरू हुआ ये चीजें। तो हम शुरू से बात करेंगे, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि समाज में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो साथ साथ चलती रहती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। इसका एग्जाम्पल जो है इंडियन हमारी बहुत अच्छी फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया अपनी बुक में, मैत्रेयी। उन्होंने कहा कि आजकल फैशन, आजकल जो मेकअप है, न्यूड मेकअप का चलन है। न्यूड, न्यूड का मतलब कुछ ऐसा मेकअप जो हो भी और दिखाई भी ना दे। लेकिन दिखाई न देने से मेकअप नहीं है, ये नहीं कह सकते। इसी तरह से समाज में जो प्रवृत्तियां हैं, जो भेदभाव की प्रवृत्तियां हैं, असमान व्यवहार की प्रवृत्तियां हैं, वो अगर दिखाई नहीं देती, अगर हम उसे प्राकृतिक मान लेते हैं, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी बात यही है कि सभी लोग कहते हैं क्या जेंडर, जेंडर क्या होता है? ये तो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति ने कहा कि मेल होगा या फीमेल होगा, और तीसरा जेंडर भी होगा। और इसमें एक और बात भी होती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिसमें अलग ट्रांसजेंडर्स, एलजीबीटीक्यू और बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं। उसकी बात तो पीछे चली जाए, अभी हम दो बाइनरी ही डिस्कस कर लें। बाइनरी यानी स्त्री और पुरुष की बाइनरी, और उसी को समझ ले, वही काफी है। तीसरे जेंडर की बात तो बहुत मुश्किल से हजम होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 377 जो अभी लागू किया, अभी जो अमेंडमेंट आया है ये वाला, तो उसमें उन्होंने उनको वैधानिकता और वैधता प्रदान करी है। लेकिन मुख्य बात ये है कि बाइनरी, बाइनरी जो है वो इतनी गुथी हुई है हमारे समाज में, इतनी ज्यादा कि वो दिखाई नहीं देती। तो इसमें सबसे पहली बात यही होती है कि इसमें क्या है, ये तो मान के चलना चाहिए आपको कि अगर आप स्त्री हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है आप वीकर सेक्स हैं, या यू आर इन सबॉर्डिनेशन विद अदर सेक्स, या जैसा कि सिमोन कहती हैं, सिमोन द ब्यूवर काफी नारीवादी हुई है, फ्रेंच नारीवादी। उन्होंने 1949 में द सेकंड सेक्स लिखा था, जो काफी अभी भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज माना जाता है। हालांकि उनसे पहले बहुत सारे लोग आए, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने लिखा है विंडिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था विमेन्स ओन रूम। इस तरह के समय समय पर बहुत सी चीजें आई हैं। लेकिन सिमोन ने जो कहा कि स्त्रियां बॉर्न नहीं होती हैं, द वुमेन आर नॉट बॉर्न बट मेड। तो इससे जो उनका कहने का आशय ये था कि भले ही हम सेक्स मेल और फीमेल के रूप में बॉर्न हुए हों, लेकिन हमें उसके अनुरूप व्यवहार करना, कि तुम पुरुष हो तो तुम्हें पुरुषत्व के गुण होने चाहिए, या अगर आप फीमेल हैं तो आप में स्त्रीत्व के गुण होने चाहिए। यानी कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व, ये दो खांचे हैं जिनमें आपको सेक्स के अनुसार फिट बिठाना है। तो कहीं ना कहीं ये समाज का प्रेरोगेटिव, ये उसका कर्तव्य हो जाता है कि वो एक मेल और फीमेल के खांचे में जो फिट व्यक्ति है, उसको मैस्कुलिनिटी का पार्ट और फेमिनिटी का पार्ट पार्ट पढ़ाए, उसको पुरुषत्व यानी
पुरुषोचित व्यवहार करना सिखाए और स्त्रीत्व यानी स्त्रियोचित व्यवहार करना सिखाए। सवाल उठता है क्या पुरुषोचित है और क्या स्त्रियोचित है? ये भी किसी और ने डिसाइड नहीं किया, ये भी हमारे समाज ने ही डिसाइड किया है। जब आप कहते हैं कि लड़के होके पिट के आ गए हो और रो रहे हो लड़कियों की तरह, तो आप कहीं न कहीं पुरुष पे ये बर्डन डाल रहे हैं, उस लड़के पर ये बर्डन डाल रहे हैं कि जो तुम व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारा इमोशनल होना, तुम्हारा भावुक होना या तुम्हारा किसी चीज़ से द्रवित होके एकदम से सरेंडर कर देना, ये पुरुषोचित व्यवहार नहीं है। जब आप स्त्री से कह रहे हो, अरे कहाँ से बाहर घूमने चली गई बिना भाई को लिए हुए, इवन छोटे भाई को लिए हुए बिना, या इस तरह से जोर जोर से हंस रही हो या घूम रही हो, तो कहीं ना कहीं हम उसको स्त्रियोचित व्यवहार के खांचे में रहने की सीख दे रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि एक स्त्री को स्त्रियोचित व्यवहार करना चाहिए, एक पुरुष को पुरुषोचित व्यवहार करना चाहिए, तब हम जेंडर की बात कर रहे होते हैं। तब हम जो गिवन सेक्स है उससे 2 कदम आगे बढ़ के जेंडर की बात कर रहे होते हैं। कहा भी जाता है कि सेक्स इज टू नेचर एंड जेंडर इज टू कल्चर। मतलब जो सेक्स है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, गिवन है, वेयर एज जो हम सीखते हैं व्यवहार, जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है, उसका संबंध जेंडर से है। तो जेंडर जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि समाज द्वारा इम्पोज की जाती है। हम लोगों को स्त्री और पुरुष दोनों को बचपन से उस जेंडर के खांचे में फिट होने का तरीका बताया जाता है, और जो इन खांचों में फिट नहीं हो पाते हैं उनको फिर हम उस जेंडर से बाहर निकाल देते हैं, चाहे उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हो, चाहे वो हार्मोनल हो या कुछ भी हो, हम उन्हें ट्रांसजेंडर कह के उनकी कैटेगरी को अलग कर देते हैं। और हमेशा जो एक्सेप्टेबल है हमारे समाज में वो बाइनरी है, जो कि स्त्री और पुरुष जेंडर की बाइनरी है। तो जेंडर हम कह सकते हैं कि सेक्स को अगर हम उसके कल्चरल कंस्ट्रक्ट में, अगर उसके सांस्कृतिक आधार पे समझना चाहें, जहां पर हम पुरुष और स्त्री से किन्हीं अपेक्षित व्यवहारों का अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ही व्यवहार करना है, वहां पर हम जेंडर की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि जेंडर जो होता है वो है जो समाज ने स्वीकृत किया है। समाज ने कहा है कि आप स्त्री हैं तो आपको इस तरह से व्यवहार करना है, पुरुष हैं तो इस तरह से व्यवहार करना है। तो ये सब जो है वो जेंडर की निर्मित करते हैं। इसमें जूडिथ बटलर का कहना है कि जेंडर का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत शैली, सामाजिक क्रियाएं, क्रियाकलाप और गतिविधियां हैं, ये सब मिलके जेंडर की निर्मित करती हैं। और एक प्रमुख गर्डा लर्नर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट नारीवादी, उन्होंने भी कहा है कि जेंडर जो होता है वो एक तरह से मुखौटा है। मैंने कहा ना, खांचों में फिट करना है, एक मुखौटा है या एक ऐसा वेश है या एक कवच है जो आप पहनेंगे तो फिर उसमें आप स्त्री और पुरुष जो है लेकिन कभी भी समान नहीं हो पाते। क्योंकि जब हम कहते हैं हम आपसे समान व्यवहार नहीं चाहते, हम आपसे स्त्रियों के अनुरूप व्यवहार चाहते हैं या पुरुषों के अनुरूप व्यवहार चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? असमानता खुद ही रख रहे हैं। आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जेंडर जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये जेंडर जो है वो एक दूसरे के से बहुत भिन्न है, लेकिन ये जो आधार है भिन्नता का वो सामाजिक है। यही मैं समझाना चाहती हूँ, यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हम इनको विभिन्न सेक्स के अनुरूप रोल्स दे देते हैं, या इसको कहना चाहिए जेंडर रोल्स दे देते हैं, वो वहां पर जेंडर की बात आती है। और इसमें एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को लेके ही सारी चर्चाएं होती हैं। बायोलॉजिकली वीक है, बायोलॉजिकली डिफरेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, तो इसमें ही ये शब्द आता है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, या इसको कहते हैं कि जैविक निर्धारणवाद। ये समझना बहुत ही जरूरी है। सभी लोग ये एक्सेप्ट करेंगे, सभी ये जानते भी हैं कि स्त्री और पुरुष अलग हैं, उनकी बायोलॉजिकल भिन्नता अलग हैं, उनके हार्मोन्स नॉट सो डिफरेंट, अलग है फिर भी, लेकिन इसके आधार पे
सो दे आर डिफरेंट, परंतु इसके आधार पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि उनको इस आधार पे जो हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं या जो भी उत्पीड़न कर रहे हैं वो भी नेचुरल है या वो भी वैलिड है या वो भी कुदरती है। तो ये नहीं कह सकते। जब भी हम ये कहने का प्रयास करते हैं वीकर सेक्स और स्त्रियों को पुरुषों से सबऑर्डिनेशन या दोयम दर्जे का ठहराए जाने का या उनको मिलने वाली सुविधाएं या उनको मिलने वाले अवसरों को जब हम कह देते हैं नहीं नहीं प्राकृतिक रूप से ऐसी है, इन्हें होम साइंस और इनके जो विषय हैं वो अलग होने चाहिए, या पुरुष जो है बड़े रीजनेबल होते हैं, बड़े तार्किक होते हैं, इन्हें तो मैथ्स में ही बढ़िया करेंगे। जब हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, हम जेंडर से रिलेटेड होते हैं, हम बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की थ्योरी में विश्वास रखते हैं, हम ये विश्वास रखते हैं कि प्राकृतिक अंतर से हमें ये राइट मिल जाता है, हमें ये अधिकार मिल जाता है कि हम उनसे सामाजिक स्तर पर भी भेदभाव कर सकें। तो जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, ये जो जैविक निर्धारणवाद है, वो हमारा एटीट्यूड है। जब हम ये कहने लगते हैं कि चूंकि ईश्वर ने इन्हें अलग अलग कामों के लिए बनाया है, ऐसा है स्त्रियों को घर में रहने के लिए बनाया है और पुरुषों को बाहर काम करने के लिए बनाया है, क्योंकि ऐसा है ना उनके शारीरिक गुण ऐसे हैं, तब हम जैविक निर्धारणवाद में विश्वास करते हैं। हम ये मानते हैं कि उनके सेक्स के आधार पर हम उनके लिए कुछ रोल्स को एस्क्राइब कर सकते हैं, उनके लिए हम व्यवसाय चुन सकते हैं, उनके लिए अलग श्रम का निर्धारण कर सकते हैं। जब इस तरह की बातें हम करने लगते हैं तब हम वो जो बायोलॉजिकल अंतर था उसको छोड़कर कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये जो जेंडर रोल्स है जिसमें स्त्रियों से स्त्रियोचित और पुरुषों से पुरुषोचित, अब ये एक बहुत बड़ी बात है, आप क्या चीज स्त्रियोचित मानते हैं और क्या पुरुषोचित, ये समाज की परंपरा है, आपने डिसाइड नहीं करी, लेकिन आप जाने अनजाने इसको कहने लगते हैं। मान लीजिए कोई बर्थडे है किसी लड़की का, आप क्या सोचेंगे, उसे गन मिलती है तो क्या कहते हैं, अरे ये तुम रहने दो, भाई को दे दो, तुम गुड़ियों से खेलो। छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम कहते हैं। और ये इतनी कहना चाहिए इतनी न्यूड होती है, न्यूड मेकअप की तरह आती है कि ये हमारे साथ गुथी रहती है, हमें एहसास भी नहीं होता। कल एक पोस्टर मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, किसी ने शेयर किया था, कहीं दीवार पे पेंट कराया था कि अगर खाना चाहते, एक लड़की थी उसमें छोटी नॉर्मल टीनेज लड़की, और वो रोटी बना रही है, बेलन से बेल रही है, और उसमें कहा जाता है लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कैप्शन, अगर खाना चाहते हो रोटी तो बचाओ बेटी। ये क्या है, जेंडर रोल है भाई, लड़की की क्यों तस्वीर है, और लड़की भी कैसी चाहिए जो रोटी बनाए, रोटी नहीं बनाएगी क्या, तो दिस कुकिंग इज एसोसिएटेड विद फेमिनिटी। भाई ऐसा तो कोई विशेष बात नहीं है कि वो प्राकृतिक रूप से अलग है तो उन्हें कुकिंग बहुत पसंद है या उनको रोटी ही बनाने के रूल में। तो ये देखिए किसका नजरिया है, हमारे समाज का, हमारे मीडिया का, हमारी राजनीति का, हमारे आसपास हर चीज का। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज हमसे रिलेटेड नहीं है? क्या ये हमसे रिलेटेड नहीं है? क्या ये जहां वहां पे जहां पोस्टर जिसको सारे गुजरने वाले लोग देखते हैं, क्या वो हमारे मन में ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि दिस रोटी बेलना इज समथिंग व्हिच इज फर्मली एसोसिएटेड विद द गर्ल, और गर्ल शुड बी, इसलिए बचाओ भाई उन्हें क्योंकि तुम्हारे परिवार टूट जाएंगे, तुम्हारे रोटी बनाने वाली जो है वो कोई नहीं मिलेगी। तो लेकिन आर सोसाइटी इज लाइक दैट। आर का मतलब ये नहीं कह रही हूँ भारत में ही है, तो ये वर्ल्ड वाइड है। और जो कुछ भी आप कहते हैं ना कि नार्यंतु पूजनते वाला देश है हमारा, क्या है वो, हम तो भगवान मानते हैं, तो वो ऐसा कोई खास बात नहीं है। ये भगवान मानने वाली जो प्रवृत्ति है ना, उसमें इंसान नहीं रहने देते, तो इंसान मानना जो है वो ज्यादा जरूरी है भगवान मानने से कहीं आगे बढ़ के। और भी कई बातें हैं, इतनी बातें हैं, जैसे कि जब भी आप मैं बहुत दिनों से इसमें हूँ, इसमें क्या हूँ, आई एम बॉर्न इन दैट वे,
प्राकृतिक रूप से हूँ, लेकिन हम कहीं भी कुछ कहने जाते हैं कि अरे ये तो जेंडर रोल्स है या ये स्टीरियोटाइप है, तो कहते हैं ये क्या बात है, ये तो बेकार की बात है। इवन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपने हमेशा सुने होंगे कि ये क्या बेकार की बात है, हमारे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हम तो लड़के लड़कियों को समान भाव से देखते हैं, और जो है ये सब आपके खामा ख्याली है और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये जो खामा ख्याली है इसका पूरा एक दर्शन है, इसका अर्थशास्त्र है, इसका राजनीति शास्त्र है, इसका सब प्रकार का शास्त्र है। और ये नहीं कह सकते कि जो भेदभाव है या जो स्त्री पुरुष में अंतर है वो हमारे घर से शुरू होता है। ये हमारी पाठ्य पुस्तकों में है, ये हमारे जीवन के जो नॉर्मल क्रियाकलाप है उसमें इम्बाइब्ड है, उसमें घुला मिला है। और इस तरह से घुला मिला है कि हम खुद इवन स्त्रियां क्या, पूरी तरह से स्त्रियां, वो लोग भी ये असर्ट नहीं करती, ये नहीं मानती कि दे आर एट द सेकेंड लेवल, कि वो सेकेंड स्टेटस पे, दोयम दर्जे पर हैं। तो कहीं ना कहीं हमको जो है वो एक वैसे तो कहने को बहुत सारी बातें यहाँ कही जा सकती थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, दुनिया में महामारी फैली हुई है और राजनीतिक उथल पुथल का माहौल है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज जो कि इतनी अंतर्निहित है, इतनी हमारे एक्शंस में है, हर बात में, कि उसको हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते, जबकि ये हमारे जीवन के हर चीज को प्रभावित करती हैं। उस बात को सोचिए कि जो इस तरह की बातें हैं जब एक लड़की को लिमिट कर देती है उसकी प्रतिभा को प्रकाशित होने से या उसको आगे बढ़ने से, तो आपका जो मानव संसाधन है जिस पे आप इतना गर्व करते हैं, आपकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप जो आधे हिस्से को है पीछे छोड़ रहे हैं, आप उनकी योग्यताओं को, प्रतिभाओं को यू आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी कल पेपर पढ़ रही थी मैं, ये है इसको मैंने रख भी लिया यहाँ पर, अमर उजाला। इसमें जो इन्होंने, चलो 14वें पेज पे जगह मिल गई भले ही, लेकिन जगह मिल गई। 14वें पेज पे एक हायर एजुकेशन का सर्वे होता है, AIHSC कराती है, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, ये है राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों व्यवसायिक कोर्स में बेटियों की मौजूदगी सबसे कम। जब भी शुरुआती स्तर पे लड़कियां बहुत अच्छा करती हैं, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में लड़कों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ती हैं, कभी ये जानने का प्रयास किया है कि वो आगे कितना बढ़ पाती हैं? ऐसा तो नहीं होता कि उनको विभिन्न प्रकार के दबाव, पितृसत्तात्मक दबावों के आगे झुक करके अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, या ड्रॉप आउट्स होती हैं, या इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा है, मैं पढ़ के बताती हूँ, बीते 5 वर्षों में MA, MSc, MCOM जैसे PG कोर्सेज में महिला नामांकन तेजी से बढ़ा है, लेकिन BCA, BBA, BTech या BE जैसे पेशेवर स्नातक कोर्सों में हिस्सेदारी कम रही है। ये क्या है? ऐसा क्यों है? पढ़ाई तो दोनों को एक सी शुरू हुई थी, दोनों की योग्यताओं को एक समान के, फिर ऐसा क्यों है कि कुछ क्षेत्रों में स्त्रियां पिछड़ जाती हैं? और ये एक सच्चाई है, ये मैं नहीं कह रही या और कोई स्त्रियां नहीं कह रही, ये एक सर्वे है जो अमर उजाला के 11 जून के 14वें पेज पे छपा है, और जो AISHE ने किया है, जो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वे है। और ये भी जाने दीजिए, इसके अलावा भी एक चीज होती है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी, पैरिटी मीन्स सूचकांक होता है, इंडेक्स होता है, ये देखता है जेंडर समानता सूचकांक है, इसमें भी अंतर जो है वो अब और बढ़ गया है। तो ये सब बातें जो हैं कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे महसूस की जाती हैं, इसीलिए उठती हैं। तो ये कोई रोजमर्रा की बात होते हुए भी ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इसे एड्रेस करना ही चाहिए। तो इसमें कुछ जार्गन्स जरूर हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जैसे जेंडर मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, जेंडर रोल्स भी आप जानते हैं। जेंडर रोल्स वो जब हम किन्हीं पर्टिकुलर गुणों को कुछ जेंडर से एसोसिएट कर देते हैं, और इस तरह से एसोसिएट करते हैं कि वो हमारे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। जैसे कि स्टीरियोटाइप्स मतलब कुछ विशेष गुणों को किसी विशेष गुणों से चिपका देना, मतलब अगर स्त्रियां हैं तो वो जो है
वो गंभीर होंगी, विनीत होंगी, धैर्यवान होंगी, और अगर पुरुष हैं तो वो आक्रामक, भावुक खिलाड़ी। आपसे कहा जाए क्रिकेटर क्रिकेटर कौन सा आपका पसंदीदा है, मुझे नहीं लगता महिला क्रिकेट का कोई है अस्तित्व। कोई महिला क्रिकेटर के लिए कुछ होता है T20, उनके लिए कुछ भी आयोजन होता है कभी कभी? और इवन देखिए कि पुरुष क्रिकेटर्स के लिए चीयर लीडर्स तक आते हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं कुछ अंतर है, तभी तो ऐसा हो रहा है। एक खेल जैसी चीज में क्या खेल स्त्रियों की आवश्यकता नहीं है? प्ले या गेम्स जो है वो केवल पुरुषों के लिए है। स्त्रियों को खेल पसंद नहीं होता, उन्हें सिर्फ रोटी बेलना ही पसंद होता है, उन्हें गुड़ियों से खेलना ही पसंद होता है। सोचने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति ने अगर मेल फीमेल बनाए हैं, प्रकृति ने गुणों को एसोसिएट नहीं कर दिया उनसे, लेकिन ये समाज है जो कुछ गुणों को उनसे एसोसिएट कर देता है, और इस एसोसिएशन के कारण अक्सर ही अनजाने ही हम असमानतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, और ये असमानतापूर्ण व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं दोनों जेंडर को साथ साथ कदम मिला के आगे बढ़ने में रोकता है। और ये जो रोकना है, इसमें इसी को हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। यही चीज आगे चल के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, और जिसको जो मैं हमने अभी चर्चा करी थी कि इसी को लेकर के हमारा स्त्रीवाद है, इसी को लेकर के स्त्री विमर्श है, इसी को लेकर के विभिन्न एजुकेशन पॉलिसी में स्त्रियों के लिए कुछ प्रावधान किए जाते हैं। वो कैसे प्रावधान है वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन किए जाते हैं। तो और उसमें क्या कहा जाता है ये भी एक अलग बात है, काफी लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे हमेशा फर्स्ट लेवल पर ही कचोटती हैं, उनको जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। लोग कहेंगे अरे जी आप ऐसी बातें कर रही हैं, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। ये लाइन जो है इससे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है। ये हमेशा ही सुनने में आता है, और पूरे दिन भर में एक बार या आप कहीं बाहर इंटरैक्ट करिए, आपको ये बात जरूर सुनाई दे जाएगी, स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रही हूँ ये बात, लेकिन ये जरूर क्लियर कर दूं ताकि आइंदा कोई भी इसको जो है कहने से पहले 10 बार सोचे। वो कौन सी स्त्रियां होती हैं जो स्त्रियों की दुश्मन होती हैं? वो स्त्रियां जो है आपको चिन्हित करने की जरूरत है। उनको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक टर्म जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं पितृसत्ता या पेट्रियार्ची। पेट्रियार्ची जो होती है वो एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसमें केट मिलेट ने कहा था कि पितृसत्ता जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसमें आधी आबादी जो स्त्रियों की होती है, वो शेष आबादी यानी कि पुरुषों द्वारा नियंत्रित होती है, और पुरुषों द्वारा नियंत्रित होती है। अच्छा, पितृसत्ता क्या चीज है? पितृ पैट्रियार्ची हम सब जानते हैं, पैट्रियार्ची समथिंग ऐसा है कि पुरुषों का एक ऐसा पावरफुल समूह है जहाँ पे परिवारों में भी और जगह भी, ऐसा नहीं परिवारों में ही पुरुष मुखिया होता है, संस्थाओं में भी ऐसे ही होता है। कॉलेज, कई भी संस्थाएं हैं, कॉलेज होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, वहां भी पैट्रियार्ची प्रिवेल करती है। तो हाउ दिस पैट्रियार्ची केम इनटू इफेक्ट, ये भी समझना चाहिए कि किस तरीके से इसका धीरे धीरे से आया। इसको देखें अगर हम इतिहास में, तो शुरू में ऐसा नहीं होता था, मैट्रिलिनियल भी रहे हैं कई जो समाज हैं, लेकिन पैट्रियार्ची जो है वो जब से अग्रेरियन सोसाइटी यानी कि खेती पर आधारित और कृषि पर आधारित समाजों का जन्म हुआ, तब से ये आई सामने, जिसमें शुरू में जो संतान होती थी या जो स्त्रियां होती थी, संतान जो थी वो एक सामुदायिक जिम्मेदारी थी, और स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या आया कि पूंजी आई, जब एग्रेरियन सोसाइटी आई और उसमें से पूंजी इन्वॉल्व हुई, उत्पादन, ये सब चीजें इन्वॉल्व हुई, आर्थिक चीजें इन्वॉल्व हुई, तो कहीं ना कहीं पुरुषों को ये महसूस हुआ कि ये जो भी हमने सेटअप बनाया है, जो भी हमारे आर्थिक रूप से ये जो जमीन है हमारी या जो अनाज है, इसको कहीं ना कहीं हमारे पास ही रहना चाहिए। जो प्रभुत्व की स्थिति है, स्वामित्व की जो प्रवृत्ति है कि हमारे पास ये भी हो वो भी हो, इस तरह
तरह से चीजों को जो संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति आई, उसमें पुरुषों ने ऐसा महसूस किया कि जो हमारा जैसे आज भी विरासत, वसीयत क्या होता है, स्त्रियों को अलग रखा जाता है, भले ही कितने कानून बन जाए। तो जो अग्रेरियन सोसाइटी उसकी बात कर रहे थे, उसमें जब ये हुआ तो पुरुषों को ये लगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी प्रॉपर्टी है या जो भी हमने इतना अर्न किया है, जो कुछ भी हमने जोड़ा है, वो हमारे ही बच्चों को मिलना चाहिए। तो इसके इसको हमारे ही बच्चों की जब बात आई, तो उसमें स्त्रियों का नियंत्रण यानी अपनी ही संतान को ही मिले, ऐसा नहीं कि किसी को भी मिल जाए। तो स्त्रियों को टेम करने की, उन्हें घर में रखने की, रक्त शुद्धता की, ये सारी बातें आई। जो विवाह संस्था है उसको खड़ा किया गया, उसके आधार पे स्त्रियों को जो है वो एक पत्नीत्व या एक पति वाली धारणा से जोड़ा गया, और तब ये चीजें स्टार्ट होना शुरू हुई, जिसमें पावर, पोजीशन, रुतबा, सत्ता, स्वायत्तता, ये सब शब्द जुड़ गए। तो पितृसत्ता जो है वो एक ऐसी प्रणाली है धीरे धीरे जो सामने आई, जिसमें कि पुरुषों की अधीनता में स्त्रियां रहती हैं, और जो परिवार का मुखिया होता है या जो भी मेन व्यक्ति होता है, उसको पुरुषों का वर्चस्व रहता है स्त्रियों पर, और पुरुष ही ये डिसाइड करते हैं कि स्त्रियां क्या पढ़ेंगी, क्या पहनेंगी, कैसे चलेंगी, किस तरीके से रहेंगी, और मतलब किस तरीके से वो अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे। तो परंतु पितृसत्ता को समझने के लिए ये जरूरी है कि ये अधीनता होती कैसे है, और किस तरीके से पुरुष जो होते हैं वो चीजों को नियंत्रित करते हैं, किस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, इस वर्चस्व की जरूरत ही क्यों पड़ती है, या कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जिससे कि हम स्त्रियों को या उनकी प्रजनन क्षमता पे नियंत्रण की आवश्यकता हुई। तो पैट्रियार्ची का जन्म ही इस नोशन से, इस बात से हुआ कि जब निजी संपत्ति की अवधारणा आई, तो ये महसूस किया जाने लगा कि जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा सामान है, जो हमारी चीजें हैं, वो हमारे ही पास रहें, और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो गया कि स्त्रियों को की प्रजनन क्षमता को, उनके संतानों को, उनको जो है अपना नाम दिया जाए, और उनको जो है वो अपने संरक्षण में रखा जाए। उत्तराधिकार वाली बात, कि हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी जो है हमारे ही वंशज का हो। तो इसलिए जो है वो स्त्रियों की सेक्सुअलिटी पे नियंत्रण के लिए विवाह नामक संस्था का जन्म हुआ, कि इसमें जो औरतें हैं वो वैध संतानों को ही संपत्ति मिलेगी, और स्त्रियों को घर में ही रखा जाएगा, और उनकी जो सामाजिक स्तर है उसको इसने कहीं ना कहीं इसने ठेस पहुंचाई। और इसी में आगे बढ़ के आ जाता है श्रम शक्ति पे नियंत्रण। इसी चीज को जो है वो हम श्रम से भी जोड़ देते हैं। जैसे हम सेक्सुअलिटी को जब नियंत्रित करते हैं, तो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि स्त्रियां जो है वो घर में रह के कार्य करेंगी, और पुरुष जो है वो बाहर के कार्य करेंगे, और घर के अंदर जो है उनकी लालन पालन की, बच्चों को पोषण देने की, न्यूट्रिशन की ही मेन जिम्मेदारी रहेगी। और अगर वो घर के बाहर काम भी करना चाहती हैं, तो भी पुरुषों की मर्जी से ही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि श्रम पर जो घरेलू श्रम है वो तो पेड नहीं है, लेकिन जो बाहर के संसाधन है, जो आर्थिक संसाधन है, जो उत्पादन की चीजें, उन पे पुरुषों का नियंत्रण रहता है। और स्त्रियों की आजादी पे भी नियंत्रण रहता है, क्योंकि उनके बाहर आने जाने की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। और इसके लिए वही नेचुरलिज्म, परंपरा, और क्या होता है, रीति रिवाज, इन सब की दुहाई दी जाती है, और वो घर के दायरों में सीमित रह जाती हैं। तो एक तरह से चूंकि आर्थिक संसाधनों पे जो भी बाहर के पैसे वाली काम है वो पुरुष कर रहे हैं, तो उस पे उनका नियंत्रण रहता है, और वो पूरी तरह से पैसों के लिए, चीजों के लिए पुरुषों पे आश्रित होके रह जाती हैं। तो श्रम भी वो कौन सा करेंगी, ये भी कहीं ना कहीं हम प्रकृति से निर्धारण करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ भी देखिए कि वो जैविक निर्धारणवाद वाली थ्योरी आ गई। तो श्रम शक्ति पे नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण पैट्रियार्ची का एस्पेक्ट है। और इसमें एक और चीज होती है पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म यानी कि पैतृकवाद। पैतृकवाद में क्या कैसे कायम रहता है, ये मत देखिए कि कोई ऐसी चीज है जिससे कि
पुरुष कहते हैं नहीं हम ही होंगे। पैतृकवाद एक बेनिवोलेंट टाइप की चीज है, मतलब जिसमें जिस पर आप शासन कर रहे हैं उसकी स्वीकृति ले रहे हैं, उससे ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे अंडर में हो, परंतु उससे ये कह रहे हैं कि ये जो है ये तुम्हें बनाए रखनी है। धर्म का पालन, परंपरा का, नीति का, बच्चों को लालन पालन, घर परिवार को संभाले रखना जो है वो तुम्हारी काम है, और इसके एवज में हम तुम्हें संरक्षण दे रहे हैं, हम तुम्हें आर्थिक सहायता दे रहे हैं, और ये विश्वास दिला रहे हैं कि पूरी तरह से हम ही वो व्यक्ति हैं जो तुम्हारा संरक्षण करेंगे और तुम्हारी जरूरतों का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति होती है इसमें क्या होता है कि स्त्रियां जो हैं वो इससे सत्ता संबंधों में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन पावरफुल पोजीशन पे पुरुष रहते हैं और स्त्रियां जो है वो उसको ओबे करती रहती हैं। और इसमें जो दूसरी बात आ जाती है वो है इसको बनाए रखने में, ये जो पैट्रियार्ची है इसको बनाए रखने में महिलाओं का सहयोग चाहिए। अगर महिलाएं मना कर दें तो ये पैट्रियार्ची नहीं रह पाएगी, मुख्य बात ये है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है कि भाई जो प्रभुत्व है या जो हम तुम्हारे संरक्षक हैं, ये कहने के लिए जरूरी है ना कि दूसरा माने तुम्हें। अगर वो कहते नहीं नहीं हमें कोई संरक्षण की जरूरत नहीं है, वी डिनाई दिस, तो आप कहाँ के संरक्षक। तो महिलाओं का सहयोग बहुत चाहिए होता है। यहीं पर वो वाली बात आ जाती है, स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन। अगर महिलाओं का सहयोग ना हो, अगर महिलाएं पुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते पे, उनके द्वारा निर्धारित किए हुए धर्म, व्रत, त्योहार, अनुष्ठान, मंदिर में जाना, आर्थिक सुविधाएं, ये सब लेने से मना कर दें, तो किस तरह से पितृसत्ता कायम रहेगी। तो पितृसत्ता को बनाए रखने में महिलाएं सहयोगी होती हैं, क्योंकि महिलाएं ऑलरेडी सेकंड पायदान पे हैं, वो शोषित हैं, तो वो ये चाहती हैं कि उन्हें भी कहीं से पावर मिले। आप जानते हैं ना, दो चीजें, पावर और पावरलेस। तो इस दुनिया में एवरीबडी वांट्स टू बी पावरफुल, हर कोई चाहता है कि भाई हमारे पास पावर हो, तो स्त्रियां क्यों नहीं चाहेंगी। और अगर पुरुष कहेंगे ऐसा है, तुम इन चीजों को, इन सामाजिक नियमों को, इन रीति रिवाजों को बनाए रखने में अगर तुम हमें सहयोग दोगी, तो हम तुम्हें सास के रूप में, बड़ी माँ के रूप में या बहन के रूप में कुछ पावर प्रदान करेंगे। तो अगर उन्हें वो पावर मिल रही है, तो वो क्यों नहीं अन्य स्त्रियों को उस तरीके से संचालित करेंगी, वो क्यों नहीं डाउरी की मांग करेंगी, वो क्यों नहीं दहेज लेने के मामले में आगे, क्योंकि उनको जो है आपके पितृ, आपके जो पुरुष है उसका संरक्षण प्राप्त है। तो स्त्रियां जब खुद पावरफुल पोजीशन में आना चाहती हैं, तो एक तरह से सहचरी हो जाती हैं, एक तरह से उनको हेल्प करती हैं पितृसत्ता को बनाए रखने में, क्योंकि स्त्रियां आर्थिक रूप से तो पुरुषों पे आश्रित ही होती हैं। तो अगर वो उनके कहे का अनुकरण करेंगी, तो जाहिर है कि पुरुष उनको कहेंगे कि आप तो बहुत अच्छी हैं और आप तो जो है वो बिल्कुल हमारे कहे अनुसार चल रही हैं, और अब आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने घर की अन्य स्त्रियों को कंट्रोल करें। घर की अन्य स्त्रियां वो जो उनके जैसी पावरफुल कंडीशन में नहीं है, जो उनके जैसे कहना चाहिए प्रिविलेज्ड कंडीशन में नहीं है, तो उनको वो नियंत्रित करेंगी। तो जब ये बात आती है कि स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन होती हैं, वो दुश्मन स्त्रियां नहीं होती हैं, वो सिर्फ वाहक स्त्रियां होती हैं। किस चीज की वाहक होती हैं? पितृसत्ता की वाहक। यानी कि वो पैट्रियार्ची को बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सहजता पूर्वक लागू कैसे कराया जाए, सिर्फ उसमें पुरुषों की मदद कर रही होती है। बाकी आप उन्हें बुरा मत समझिए, वो दुश्मन नहीं होती, वो सिर्फ वाहक होती हैं। उनका अपना से, उनकी अपनी जो पावर है, जैसे कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, है ना, उनका अपना प्रकाश नहीं होता, वो स्वयं जगमग नहीं कर रहे हैं। जब कोई जगमगाहट अपनी सूर्य से लेगा, तो वो सूर्य के सामने नत तो होगा ही ना, उसकी आज्ञा को मानने के लिए होगा ही। तो ये जो आज्ञा मानने वाली बात है, कृपया आइंदा जब भी ऐसी बात उठे, स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन होती हैं, तो आप उनसे कह दीजिए वो दुश्मन स्त्रियां नहीं है, वो करियर स्त्रियां हैं, वो सिर्फ वाहक स्त्रियां हैं। अब करियर शब्द बहुत लोग समझ रहे हैं ना, ये कोरोना वायरस के कारण करियर, तो कौन होता है कोरोना वायरस का वाहक? वो उसको दे देता है, वो उसको वाहक करता है, वो दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है।
तो ये जो दुश्मन स्त्रियां हैं वो सिर्फ यही करती हैं, वहां से रोशनी लेती हैं, पावर की व्यवस्था को बनाए रखती हैं और सिर्फ अन्य स्त्रियों को दबा करके खुद को पावर में महसूस करके खुश होती हैं। तो आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि स्त्रियां जो होती हैं कहती हैं ये स्त्री नहीं लग रही है, तो पुरुषों की तरह बिहेव कर रही है। तो क्यों नहीं करेंगी? जो पावर स्ट्रक्चर है, जो पावरफुल स्थिति में है, उसी को तो हमने देखा है। हमने हमेशा ऐसे ही हमारे आदर्श रहे हैं, ऐसे प्रतिमान रहे हैं जहाँ पे मैस्कुलिनिटी को आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ पे पौरुष गुणों को अच्छा माना जाता है, जहाँ पर तलवार से लेकर युद्ध करना ही बढ़िया होता है। फिर आप उसको चाहे स्त्रियों पे आ जाए तो आप कहते हैं हाँ बहुत अच्छी थी वो झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी। मर्दानी कह रहे हैं, आप इसे स्त्री का गुण नहीं मान रहे हैं। और ये भी कहते हैं, आपने देखा होगा हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं झांसी की रानी का कैसा डिस्क्रिप्शन है, हमेशा इसी तरह से डिस्क्रिप्शन होता है कि उसके पति नहीं रहे, उसका पुत्र बहुत छोटा था, उसे बहुत मजबूरी में निकलना पड़ा। हाँ, वो वीर थी, वो वीर महिला थी और वो लड़ी, खूब लड़ी, मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी लड़ना जो था वो उसका काम नहीं था, मुख्य काम जो था वो उसका घरेलू भूमिकाएं थी, उसका जेंडर रोल तो कुछ और था। इससे इतर उसने लड़ाई करी और वो जो लड़ाई करी वो पूरी तरह से लड़ाई करने का जो कार्य है वो एक मर्दाना एक्ट है। और चूंकि हमारी समाज में, हमारे परंपरा में, हमारी संस्कृति में हमेशा जो पुरुषत्व के गुण हैं, जो पौरुष के गुण हैं, जो आक्रामक होना है, उसी को पूजने की परंपरा है, उसी को मुख्य मेन समझने की परंपरा है। इसलिए हमेशा पुरुषों को उत्तम समझने की, फर्स्ट प्लेस पे समझने की व्यवस्था है। और हमेशा स्त्रियां जो हैं, कोई भी हो, स्त्रियां ही क्या हो, कोई भी आप देखिए पावरलेस व्यक्ति है, वो हमेशा पावर के निकट रहना चाहता है। वो चाहता है इससे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी रोशनी, कुछ पावर, कोई चीज हमें मिल जाए। तो अ, इसको जो ये जो बात थी जिसमें कि महिलाएं पितृसत्ता का सहयोग करती हैं या करियर करती हैं, इस प्रश्न का जवाब जो है वो स्त्रियों के दुश्मन वाली बात से मेरे ख्याल से काफी स्पष्ट हो गया होगा। क्योंकि जब तक स्त्रियां खुद ही ये समझती नहीं है, जब तक स्त्रियां खुद ही इस बात को, जब भी कोई कहने चले नहीं स्त्रियां ही बहुत खराब हो गई हैं, स्त्रियां ही स्त्रियों को दबाती हैं, दहेज मांगती हैं, परेशान करती हैं, तो आप कहिए आइंदा अब हम उतने जेंडर अवेयर हो गए, आज जेंडर समझ हमारे अंदर इतनी विकसित हो गई कि हम समझ सके कि वो स्त्रियां किस स्थिति में है। दे आर इन वांट ऑफ पावर, दे आर जस्ट करियर। वो कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ उस पितृसत्ता को बनाए रखने में पुरुषों का सहयोग कर रही हैं। तो पैट्रियार्ची का ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था और इसको बहुत ज्यादा लोग कहते भी हैं। तो वही बातें जो आपको कहीं ना कहीं टच करती हैं, कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, उनको डील करना बहुत जरूरी है। आप को भले ही आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लें, कितनी भी स्त्रीवाद समझ लें, कितनी भी चीजें पढ़ लें, लेकिन अगर आप किसी को वहीं पर ही रोक नहीं सकते, कुछ बातों को, कुछ गलत बातों को आगे बढ़ाने से नहीं मना कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि जेंडर की जो समझ, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप करने में हम पीछे रह गए। और इसमें वो माइथोलॉजी, वो भी बात आती है देवी, जिसमें कि पुरुष कहते हैं अरे आप लोगों को तो कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ा। उनको देखिए सफरेज आंदोलन हुआ था जिसमें उन्होंने वोट, पहले तो स्त्रियों को वोट भी नहीं देने दिया जाता था। हम तो कितने उदार हैं, हमने तो संविधान निर्माण के साथ ही आपको वोट देने का अधिकार दे दिया, देवी के रूप में पूजते हैं और महिमा मंडन करते हैं। बहुत सारी देवियां हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी औरतें, पर कितनी हुई हैं? फ्यू। ये भी पितृसत्ता को बनाए रखने का एक तरीका है जिसको कहते हैं बेनिवोलेंट पैटर्नलिज्म। इसमें स्त्रियों को ये कह के कहा जाता है, उनको इस तरह के गुणों को अपनाने के लिए प्रेस किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। इफ दे आर कर्तव्यपरायण, आज्ञाकारी, पतिव्रता, शुचिता, एक रास्ते पे चलने वाली, उनको यहाँ जो है प्रशंसनीय माना जाता है और कहा जाता है कि तुम में देवीत्व के गुण हैं, इसलिए जो है आप हमारी साइड हैं, आपको घर बनाए रखना है, आपको परिवार बनाए रखना है। इस तरह की बातें उनको एक तरह से प्रोपेगेट की जाती हैं, जिससे कि वो इस गुण को इस तरह से आत्मसात कर लेती हैं कि उनको ये लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ भी
गलत है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि एड्रेस की जानी चाहिए, जो कि चैलेंज की जानी चाहिए। इसमें ये बातें भी होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कानून बन गए हैं, अब स्त्रियाँ प्रताड़ित वगैरह नहीं हैं और जो है वो कानून का सहारा लेकर के जो है वो इस पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए इस समाज में इतना बड़ा समाज है, अगर अगर हम उसमें प्रतिशत भी ढूँढे तो वो कितने प्रतिशत स्त्रियाँ हैं? कम से कम जब आप ये कहते हैं, तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, जो स्त्रियों के प्रोटेक्शन के लिए कानून बने हैं। वो रातों-रात नहीं बन गए, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है, लंबे आंदोलन का इतिहास है। आपको पता है कि जब संविधान बना था, उसके बाद किस तरीके से हिंदू कोड बिल पास हुआ है, किस तरीके से कुछ लोगों ने सती प्रथा का उन्मूलन किया है, किस तरीके से दहेज प्रथा का बना है, किस प्रकार से घरेलू हिंसा का कितनी मुश्किलों से पास हुआ है। इवन यूएन ने जब डिक्लेयर किया था 1975 वाला वर्ष महिला वर्ष, तब कितनी जल्दी-जल्दी ये सारे कानून बने और रिपोर्ट्स आई उनके बारे में। अदरवाइज़ हमारे यहाँ तो जो काम होता है उसमें महिला कल्याण मंत्रालय बना के काम किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा माना ही जाता है शुरू से कि उनका कल्याण ही करना है। तो मतलब आप देखिए भाषा में किस प्रकार से जो है वो चीज़ें आती हैं। भाषा तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि परिवार लोग या रीति-रिवाज या वो ही हमें ये एहसास कराते हैं कि यू आर ऑफ अ डिफरेंट जेंडर या दोयम जेंडर के हैं, बल्कि जो हमें पढ़ाया जाता है, स्कूल एक बहुत बड़े स्थान होते हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खुद ही उपकरण बन जाते हैं। पता नहीं होता है, बन जाते हैं। कल ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही थी ऐसे एग्ज़ाम्पल था एक अध्याय था एक बच्चे की किताब में जिसमें कि एक लड़का होता है मतलब ग्रोन अप लड़का होता है, वो कहीं घूमने जाता है। आप देखेंगे पर्यटन के भी संस्मरण जो होते हैं ना हिंदी भाषा की किताब में, वो औरतें नहीं घूमने जाती हैं। आदमी घूमने जाते हैं इंडिपेंडेंटली अपना जो है तो उसमें ये वर्णन था कि वो तमिलनाडु में कहीं घूमने जा रहा होता है, दिनेश नाम होता है, जाने क्या नाम होता है, तो वहाँ पर उसका मित्र उसको लेने आता है और उसके साथ में उसकी पत्नी भी आती है। तो वो उसको रिसीव करते हैं और फिर उसको अपने राज्य के बारे में कुछ बताते हैं, भौगोलिक विशेषताओं के बारे में ये सब। तो उसकी पत्नी का जो रिएक्शन होता है, वो भी उसी के बराबर ग्रोन अप है, उसकी पत्नी है, बड़ी है, कहती है, "अरे! आपको इतनी ज़्यादा जानकारी है राज्य के बारे में?" मतलब देखिए आश्चर्य प्रकट करती है। उसके बाद क्या होता है वो रास्ते में चलते हैं, कहीं मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं, तो वो जो पत्नी है उसका रिएक्शन दिखाते हैं कि अरे! मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ये लोग कितने जालिम हैं और मछलियाँ देखो कैसे जो है वो तड़पड़ा रही हैं और ये बहुत ही गलत बात है, इस तरह की। तो वो लोग जो दोनों पुरुष होते हैं, वो लोग हँसते हैं उसकी बात पे, बोले, "अरे! तुम्हें कुछ पता नहीं है कि ये क्या व्यवसाय है या तो इस तरह से कहने का मतलब ये है जो हमारी पुस्तकें हैं, वो भी कुछ इस तरीके से पोज़ करती हैं कि स्त्रियाँ जो हैं वो दुनिया भर से अनजान रहें, घरेलू भूमिकाएँ में ही रहें, उनके बराबर के पुरुष दुनिया जहान की बातें जानेंगे, भौगोलिक विशेषताएँ जानेंगे, सामाजिक भी जानेंगे, लेकिन जो स्त्रियाँ हैं उनको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि जो है वो कुछ नहीं जानती और जो मतलब उनको एक पोर्ट्रे करने का एक तरीका है। पोर्ट्रे करने के तरीके से तो बहुत सारी आपत्तियाँ हैं। अब जैसे उसमें ले लीजिए साइंटिस्ट हम सब जानते हैं, हमें तो एक ही साइंटिस्ट याद है, मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, इसके अलावा हम किसी को नहीं जानते, महिला साइंटिस्ट, है ना? तो उसमें भी एक जगदीश चंद्र बसु भी हैं, तो आप दोनों की जीवनी जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है वो पढ़िए। बसु के जो भी पूरा लाइव विवरण होगा, उसमें हार्डली कहीं उनके घरेलू जीवन का वर्णन होगा। लेकिन मैरी क्यूरी की जो बायोग्राफी जो आप पढ़ेंगे, उसमें ये ज़रूर होगा कि वो अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने के उपरांत लैब में घंटों व्यस्त रहती थीं और इस कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया और ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बातें। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी हम महिलाओं को एक तो वो एब्सेंट हैं, उनकी विज़िबिलिटी बहुत कम है। विज़िबिलिटी एक चीज़ होती है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। विजिबिलिटी का मतलब होता है दृश्यता, आप कितना दिखाई दे रहे हैं। जब दिखोगे ही नहीं तो बात तो बाद में ही रखोगे, कब रखोगे। तो पुस्तकों में जो विजिबिलिटी है, स्त्री दृश्यता है, वो ही बहुत कम होती है। और जहां होती है वहां भी उनके वही जो मैंने एक पोस्टर अभी देखा रिसेंटली कि बेलने क्या रोटियां बेलेंगी कहाँ से लाओगे वाली बात, उन्हीं जो भी महिलाएं चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन घरेलू जिम्मेदारियों के बाद। तो ये भी एक क्वेश्चन किए जाने वाली बात है। और इसमें दृश्यता बहुत महत्वपूर्ण है। और दृश्यता कहाँ पे? हमारी पाठ्य पुस्तकों में, चाहे वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, कोई भी विषय हो, हर एक में आप देख लीजिए कि जो विमेन कंपोनेंट है या जो स्त्रियों की प्रेजेंस है वो कितनी परसेंटेज है। राम ही जाता है टॉफी खरीदने 10 रुपए की और वो ही हिसाब करता है। हाँ, इसी सब को नोटिस करके जो है अब जो करिकुलम है हमारा उसमें ये आया, नहीं नहीं बहुत गलत बात है, स्त्रियों को क्यों, राम ही क्यों जाएगा, सीता भी तो जा सकती है, गीता ही क्यों झाड़ू लगाएगी, राम भी तो झाड़ू लगा सकता है। और जो है खेती जो है वो बल्ब जो है वो गीता ही बदलेगी। इस तरह के कई प्रयास हुए हैं, अब हम देखते हैं और ये बड़े हास्यास्पद लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली इस तरह का चित्र नहीं दिखता है। एक मैंने अपनी किताब में भी एक चित्र दिखाया था, उसमें जो पुरुष था वो रोटी बेल रहा होता था और जो पत्नी है वो शायद बल्ब बदल रही है, कोई पढ़ाई कर रही है लड़की अखबार में, और लड़का शायद पानी भर के ला रहा है। इस तरह का एक चित्र दिखाया था, बट दिस इज वेरी अनयूजुअल। ऐसा लगता है मैंने जानबूझ के बनाया है, ऐसा होता थोड़ा ही है, रोल रिवर्सल होता नहीं है ना। तो लेकिन जब ये महसूस हुआ कि स्त्रियों की विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है, तो ऐसा किया गया, ऐसा ये सारे नाम रिप्लेस कर दो, जैसे कंप्यूटर में होता है ना फाइंड रिप्लेस, सारे नाम जो है वो सीधा से रिप्लेस कर दो। और जो है चित्र डालो महिलाओं के, ढूंढ ढूंढ के महिलाओं को लाओ। हिस्ट्री में कभी कभी हिस्ट्री नहीं लिखी गई महिलाओं की, क्योंकि जो भी इतिहास होता है वो पावरफुल लोगों का इतिहास होता है। और उसमें उसके पीछे हालांकि सबसे ज्यादा उत्पीड़ित कोई भी युद्ध होता है, कोई भी सेज वाली कार्यवाही होती है, उसमें उत्पीड़ित स्त्रियां ही होती हैं, हमेशा शोषित होती हैं, उनके घर उजड़ते हैं, वो हेल्पलेस होती हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होते हैं, सेक्सुअल हिंसा होती है, पर उनका कोई इतिहास लिखा नहीं जाता है, वो हमेशा इनविजिबल रहती हैं। तो ये जो अदृश्यता है, जो इनविजिबिलिटी है, इसको जो है वो विजिबिलिटी में लाना, इसकी आवश्यकता महसूस की गई। और हमारे कई करिकुलम में 86 की जो नीति है, नई शिक्षा नीति, उसमें पहली बार इस शब्द का भी प्रयोग किया गया था, एम्पावरमेंट का। और तब से जो है वो ये आ गया कि जेंडर कंपोनेंट जो है वो जरूर होना चाहिए। और इस तरह की भाई कई समितियां बनी, कई जगह डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किए गए जो कि इसको देखेंगी। कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने महसूस किया कि भले ही हम बड़े अच्छे बहुत सारे शक्तिशाली, हमारे पास बहुत अच्छा युवा वर्ग है, लेकिन उस युवा वर्ग का पूरा यूटिलाइजेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक जो आधी आबादी है उसको समता के स्थान पर या उसको उस लेवल पे नहीं लाया जाता। तो उसके लिए ये सब प्रयास हुए कि करिकुलम में जोड़ दो, डाल दो। लेकिन आप देखिए कि किस हास्यास्पद स्थिति में ये इंक्लूजन कहेंगे इसको, जिसमें स्त्री कंपोनेंट को डाला जाता है जानबूझ के, ये इंक्लूजन या ये जो रोल रिवर्सल है, लड़की बल्ब बदलना, लड़का झाड़ू लगाना, ये सब कितने हास्यास्पद या रिडिकुलस तरीके से इम्बाइब किए गए हैं, किस तरह से इंक्लूड किए गए हैं। क्योंकि हमें तो आदत उसी पोस्टर को देखने की है जिसमें लड़की रोटी बेल रही है, अगर चाहते हो रोटी खाना तो तुम्हें है बचाना। तो मानस क्या है हमारा? मुख्य बात यह है कि हमारा मानस क्या है और लोग क्या कहते हैं, जमाना क्या कहता है, हमारा मानस क्या है और किताबें क्या कहती हैं। तो ये जो असंतुलन है, ये जो डिस्पैरिटी है, इसे हमें समझना होगा कहीं ना कहीं। और इतनी बातें हैं कि मैंने तो बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी थी, लेकिन अब लगता नहीं, 1 घंटा तो हो गया। अभी आपके आयोजकों का कोई सिग्नल नहीं मिला मुझे कि मुझे अपनी बात को, शायद 1 घंटा ही था
कहना था, 1 घंटा आई थिंक हो गया, हाँ टाइम तो हो गया, लेकिन अभी दरअसल बहुत कुछ रह गया है। तो ये एक सीरीज है, और लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिन चीजों को हम अभ्यस्त होते हैं, या जिन चीजों को हम ओवरलुक करते हैं, या जिन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, उनको फ्रॉम ऑनवर्ड्स आज के बाद हम उस तरीके से जाने नहीं देंगे। जहां भी इस तरह की बात होगी, जहां भी स्त्रियों को स्त्रियों का दुश्मन ठहराया जाएगा, प्रिविलेज्ड स्त्रियों की बात की जाएगी, मैस्कुलिन स्त्रियों की बात की जाएगी, वी विल से समथिंग। तो ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये बोलना होगा। हमें गलत चीजों को, गलत नोशंस को, गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देना होगा। इसमें तो अंतहीन कथाएं हैं, इसमें अंतहीन बातें हैं, लेकिन मेरा भी मन इतनी जल्दी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी रह गई हैं, लेकिन शायद समय की है। नहीं मेरी मैम, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, समय की कोई सीमा आपने नहीं, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मेरी बात पूरी हो गई। अगर कोई भी जरा सा भी जेंडर सेंसिटाइज हो गया, जरा सा भी उसको ये लगा कि कोई ऐसी चीज है जो समान नहीं है, या जो असमानता है, या कहीं भी जरा सा भी वो जो आजकल जो सबसे त्याज्य वर्ड हो गया है ना, फेमिनिस्ट, नहीं नहीं फेमिनिस्ट नहीं है हम, फेमिनिस्ट से जो ये जो एलर्जी वाली बात हो गई है, इसको कहीं भी एड्रेस कर पाए, तो इस व्याख्यान का, या कहना चाहिए विमर्श, व्याख्यान तो मैं नहीं देना चाहती, हमेशा मुझे इंटरैक्टिव सेशन ही पसंद आते हैं। तो इसका कुछ महत्व है, क्योंकि ये बड़ी वो एलर्जी सी हो गई ना स्त्रीवाद, ये तो बहुत गलत बात है। इट इज द वेस्टर्न, बाहर से आया, विदेशों से, वो घर तोड़ू स्त्रियां, परिवार तोड़ू स्त्रियां, ये सब बातें जो है ये हमारी संस्कृति में नहीं होती। हमारे यहाँ तो देवियां होती हैं, हम 2 बार साल में उन्हें पूजते हैं, और फिर बाद में चाहे पन्ने रंगे रहे बलात्कार से या अत्याचार से, वो एक अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं। तो एंड्रिया डुआर्टे ने एक थी, उनकी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। वो कहती है कि स्त्रीवाद को नापसंद किया जाता है, और ये देखिए कोई मैं नहीं कह रही हूँ, इट इज देयर। फेमिनिस्ट बोल दीजिए, लोगों को मिर्ची लग जाएगी। स्त्रीवाद को नापसंद किया जाता है, क्योंकि दरअसल स्त्री को ही नापसंद किया जाता है। बोलती हुई स्त्रियां किसे पसंद आती हैं? स्त्रीवाद विरोधी होना सीधा सीधा स्त्री द्वेष, जिससे हम कहते हैं मिसोजिनी को ही की ही अभिव्यक्ति है, बल्कि यह स्त्री द्वेष की भावना का राजनीतिक बचाव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड्रिया डुआर्टे ने कही कि स्त्रीवाद को नापसंद किया जाता है, क्योंकि दरअसल स्त्री को ही नापसंद किया जाता है। स्त्रीवाद विरोधी होना सीधा सीधा मिसोजिनी है, स्त्री द्वेषी होना है, उसी की अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये एक तरह से उसका राजनीतिक बचाव है। बस अब इतना ही मेरे ख्याल से काफी है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई मस्ट से गरिमा मैम, आपका और आपके महाविद्यालय का, महाविद्यालय की प्राचार्य का, और उन सब लोगों का बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो लोग इस तरह के आयोजन कराते रहते हैं और अवसर देते हैं लोगों को जुड़ने का। कनक मैम ने भी बहुत प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और आपका भी बहुत धन्यवाद गरिमा मैम। और बातें चलती रहनी चाहिए। हाँ, इसमें मैं एक बात और जरूर कहूंगी, मैं स्त्री हूँ इसलिए मैं फेवर नहीं कर रही, मुझे लगता है इस स्त्रीवाद में पुरुष जो है वो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड, या सबसे, हम उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि वी नीड फेमिनिस्ट मैन। पुरुषों पे भी बहुत वो रहता है, वो बेचारे जब चाहे रो नहीं सकते, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, उन्हें तो हर समय तलवार लेके तैयार रहना है। तो पुरुष भी ऐसे हैं जो इस पितृसत्तात्मकता के बोझ तले पिस रहे हैं, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं, और मुझे ऐसे पुरुषों की, ऐसे लोगों की, हमें ऐसे पुत्रों की बहुत आवश्यकता है, जो कि इस जेंडर जो बाइनरी है इसको समझें और इसको एड्रेस करें। तो वी आर इन फेवर ऑफ फेमिनिस्ट मैन, वी आर इन नीड ऑफ फेमिनिस्ट मैन, और अधिक से अधिक ऐसे हमारे ऑडियंस में जरूर ऐसे पुरुष जुड़े हैं जो कि शायद अब कहीं कुछ हो रहा हो, कोई भेदभाव, तो वो सोचें एक बार कि कहीं वो उसमें सहयोग तो नहीं कर रहे। अगर वो जुड़ नहीं रहे तो सहयोग नहीं कर रहे, या सहयोग नहीं कर रहे तो कुछ बोल तो रहे ही हैं। तो मेरे ख्याल से इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत ही धन्यवाद, और आप सब
पूरे परिवार को, महाविद्यालय परिवार को बहुत ही साधुवाद कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आयोजित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस साल गर्भित व्याख्यान के लिए मैम हृदय से आपका आभार। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्युत जनों से हम लोगों को प्रेरणाएं मिलती हैं, ऊर्जाएं मिलती है और नित्य नए नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं और एक ज्ञान का संचार बना हुआ है जिससे हम लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आकर के एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज आपने वास्तव में बहुत अच्छे से जैविक निर्धारणवाद के विषय में बहुत ही सरल रूप में हम लोगों को समझाया। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों की भी समझ से बाहर हैं और इजी गोइंग हमको समझ में आई। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मैम के लिए कि तकनीकी अव्यवस्था से आज हम लोग संघर्ष कर रहे थे थोड़ा सा, तो उस बीच मैम ने बहुत अच्छे से एक विषय प्रवेश बनाया था और मैम का थोड़ा सा अधूरा रह गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया कि कैसे पितृसत्तात्मक रूप से स्त्रियां जो है पीड़ित हैं, वही कहीं ना कहीं अपवाद का विषय है, जैसे कि स्त्रियों की ही दुश्मन होती है। मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ अनुभव के रूप में कि उनकी भावनाएं उस दबाव के, किसी न किसी दबाव की वजह से आहत हो जाती हैं और वो अपने आप को फुल फ्लैश में लाने का प्रयास करती हैं और नहीं ला पाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज से प्रभावित हो जाती हैं और हम लोग उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। तो सबसे पहले कि आपकी ये बात हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखनी है सभी को कि हमें नजरिया, उस पर ध्यान देना है कि हमारा नजरिया कैसा है, हम किस तरह से उसको देख रहे हैं, हमें चारों ओर से उसको समझना है। और कहीं ना कहीं स्त्रियां ज्यादा कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हमें समझा जाए। अगर हम उन्हें समझ लेंगे तो भी शायद हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे और साथ में हम उन्हें बराबर का दर्जा जो कहते हैं बराबर का मिल रहा है। और अपवाद कहीं ना कहीं है, लेकिन परंतु हम भी जान रहे हैं कि कितना बराबर का दर्जा हम सभी लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ मैम आपने बताया कि कहीं ना कहीं वो नियंत्रण की शिकार हैं, तो उस वजह से भी उन पे बहुत प्रेशर है कि आप, उनमें कैपेबिलिटी है, उनमें प्रतिभा है कि वो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जब उस प्रतिभा के अनुसार उन्हें स्टेज नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं वो उस नियंत्रण का, उस आहत, उनकी भावनाएं आहत होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा पर भी ये प्रभाव डालता है। और जरूरी नहीं है कि हर स्त्री किचन में ही काम करे, उसमें बहुत सारी पावर्स हैं, जैसा मैम ने बताया, झांसी की रानी का उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण दिए मैम। आपके इस सार गर्भित व्याख्यान से हम सभी लोग निस्संदेह बहुत ही सीखने को हमें मिला है और अवश्य सभी लोगों ने इसे समझा होगा और आगे भी समझने का प्रयास करेंगे। समय समय पर हम आपके इस ज्ञान का अवलोकन करना चाहेंगे, आपको बीच बीच में आमंत्रित करना चाहेंगे और मैं आपका फिर से पुनः एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी सभी शिक्षिका, वरिष्ठ शिक्षिका बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ी रही हैं। हमारी आदरणीय डॉक्टर राधा यादव मैम, डॉक्टर अनामिका कौशिवा मैम, डॉक्टर कनकलता मैम, आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है और आप लोगों के मार्गदर्शन में ही हम इस तरीके के प्रोग्राम्स को आगे कर पाते हैं। और आप लोगों का जो उचित मार्गदर्शन है उसमें हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं और आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मोहित जी को, जो अपनी तकनीकी व्यवस्था से इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन को सफलता की ओर ले जाते हैं। और सबसे अधिक धन्यवाद मेरे प्रतिभागियों का, जिसमें वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, विद्वान जन भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अंत में प्राचार्य जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म को दे रही हैं और हम इस तरीके के नित्य नए अनुभवों से लाभ ले रहे हैं। इस वेबिनार का समापन अंत में हम अपने राष्ट्रीय गीत के साथ, राष्ट्रगान के साथ करेंगे। और जो बार बार मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि फीडबैक आपको टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल बना हुआ है उसमें डाल दिया जाएगा। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि जो फीडबैक भरेगा प्रमाण पत्र भी हम उसी को देने में सक्षम होंगे। और अन्यथा आप लोग इस बात को हम लोगों को
ना कहें, आप उस पर दबाव ना डालें कि आपने फीडबैक नहीं भरा है और हम आपको प्रमाण पत्र इशू करें। ये टेलीग्राम चैनल में आपको फीडबैक मिल जाएगा। मोहित जी, राष्ट्रीय गान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज के इस वेबिनार को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं।